नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है भाग 4 में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता के लिए जो कौशल चाहिए, इस सीरीज में हमने अभी तक देखा उद्यमिता है क्या, एक उद्यमी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या स्टेजेस हैं, उसका क्या प्रभाव है सोसाइटी के ऊपर, स्टार्टअप क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। उस पर हमने बात की। आर्ट है, साइंस है, उसका संयोजन है, कई सारी चीज़ें हमने कवर की, कई सारे उदाहरण हमने देखे। आज इस भाग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, यानी सफलता की कहानियाँ उन उद्यमियों की जिन्होंने शायद उतनी पढ़ाई नहीं की या बड़ी ही कम उम्र के अंदर अपने लिए एक मकाम बनाया, निर्माण किया व्यवसाय का। तो ये देख करके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको ये महसूस होगा, ये पता चलेगा कि कुछ भी संभव है। तो आप देखिए, आप किससे जुड़ाव महसूस करते हैं, कहाँ रिलेट कर पाते हैं, क्या क्या सीख पाते हैं इनसे। पर ये सक्सेस स्टोरीज़ कुछ 5 हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम बात करेंगे। आप चाहें तो इनके बारे में फिर और रिसर्च कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम निखिल कामत। हो सकता है आप में से कई लोगों ने नाम सुना हो, इनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कोई फॉर्मल डिग्री इनके पास नहीं है, इन्होंने स्कूल छोड़ा और स्कूल छोड़ने के साथ इन्होंने कॉल सेंटर में काम किया, पहली नौकरी थी, और उसके साथ साथ ये इक्विटी ट्रेडिंग करने लगे, है ना। 2006 के आसपास लगभग इन्होंने अपनी एक ब्रोकरेज फर्म खोली और 2010 में अपने भाई नितिन कामत के साथ में इन्होंने ज़ीरोधा का निर्माण किया। तो 14 साल का बच्चा और उसके बाद 2010 में ज़ीरोधा का निर्माण किया। चेस खेलते थे और कोई, जैसा मैंने कहा, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, कोई किसी बड़े स्कूल में कॉलेज में जाकर इन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया था जिसके बाद व्यवसाय शुरू करें। लेकिन जो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इनकी जो नॉलेज थी, जिसे हम कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव, बहुत कीमत है इस अनुभव की, है ना। इसीलिए हमने ये एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि आपका जो अनुभव रहा है अभी तक, उसको नज़रअंदाज मत करिए। हो सकता है आप सोचते हो कि ये तो कोई मामूली सी बात है, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपको नहीं पता वो अनुभव आपको कहाँ ले जा सकता है। तो सिर्फ उस अनुभव और उस प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, कोई टेक्निकल खास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद उसकी वजह से उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग की, जो हमने बात की, सिर्फ उसके कारण, और फिर ज़ीरोधा का निर्माण किया। और ज़ीरोधा आज की तारीख में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स हैं इंडिया में। स्टॉक ब्रोकरों में सबसे ऊंचा नाम, बड़ा नाम है, और ये जाने जाते हैं अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल। फिर उसमें उन्होंने कुछ इनोवेशन किए, किस तरीके से कमीशंस कम हो सकें, वो सारी चीज़ें, है ना। तो हम बात करते हैं कि किसी भी व्यवसाय में शुरुआत करना तो एक पार्ट है, लेकिन उसके बाद निरंतर क्या नया ला सकते हैं जिससे वो आगे बढ़े, इनोवेशन, नवाचार जिसकी हमने बात की, वो इन्होंने किया। और यही नहीं, इन्होंने निर्माण किया और भी कंपनीज को फाउंड किया। ट्रू बीकनिक है, ग्रूहास है, वो भी इन्हीं के वेंचर्स हैं, इन्हीं के व्यवसाय हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सक्सेस स्टोरी पर, और वो हैं रितेश अग्रवाल। मुझे लगता है ये नाम सभी ने सुना हुआ होगा, ओयो रूम्स, है ना। रितेश अग्रवाल फाउंडर हैं ओयो रूम्स के, और 19 यानी 19 साल की उम्र में ये कॉलेज छोड़ चुके थे। तो स्कूल किया, उसके बाद दिल्ली आए अपना कॉलेज करने के लिए, लेकिन कॉलेज से निकल गए, ड्रॉप आउट कर गए, अपना एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम यानी अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, है ना। अब अगर आप उस स्थिति में हैं, उस स्टेज पे हैं, तो आप यहाँ अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और कॉलेज छोड़ा और उसके बाद ओयो रूम्स का निर्माण हुआ,
कई चीज़ें की, उसके बाद ओयो रूम्स पर आए। और ओयो रूम्स अगर आज आप देखेंगे, न सिर्फ भारत में पर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट होटल चेन है ये, और बजट फ्रेंडली और स्टैंडर्डाइज्ड अकोमोडेशन। मतलब अगर किसी को अच्छे बजट फ्रेंडली स्टैंडर्ड अकोमोडेशन चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, तो पूरी दुनिया के अंदर ओयो रूम्स है और तहलका मचा दिया है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। ये विजन क्रिएट किया और उसके साथ ये आगे आए हैं 30 साल के मात्र। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की जो लिस्ट होती है, 30 लोग जो कि 30 के अंदर हैं, एशिया के लिए उस लिस्ट में इनका नाम आया है। अगेन बिलियनर। और शार्क टैंक अगर आप लोग देखते हैं, और आपने सुना होगा, उसका बहुत क्रेज़ है खासकर यंगस्टर्स में जो उद्यमी बनना चाहते हैं। तो 2023 में यंगेस्ट शार्क ये हैं रितेश अग्रवाल। तो ये आने लगे हैं उसमें, और सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाले शार्क ये हैं। इतनी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, जहां 19-20 की उम्र में शुरुआत की थी और आज ये मात्र के 30 साल के हैं। अब जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपके सामने लाने वाली हूँ, निश्चित तौर पर उसमें कई सारी चीज़ें एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर में जो होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इंस्पायरिंग है। विनय सिंघल, आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्टेज के फाउंडर हैं। आप रिसर्च भी कर सकते हैं। पर ग्रेजुएशन की इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की। एक ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। 10वीं 12वीं के बाद लोग आर्मी में जाने की बात करते हैं। वहाँ पर स्टार्टअप तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। और वहाँ से इंजीनियरिंग इन्होंने करी। इंजीनियरिंग करके माता पिता चाहते थे कि भाई कोई नौकरी कर लो ताकि घर का खर्च चले। वो कहते हैं ना, प्राथमिकता क्या है। लेकिन वहाँ इन्होंने कार्य जो कॉलेज से ही ये कर रहे थे, वेब डेवलपिंग, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीज़ें, तो वो कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था, अपनी कंपनी खोली। और ये कंपनी प्रसिद्ध हुई विटी फीड के नाम से, है ना। बहुत बढ़िया चल रही थी। न कि भारत, सिर्फ भारत, सिंगापुर, अमेरिका में भी ऑफिसेस थे। काफ़ी आगे बढ़ गई थी। 125 लोग इनके लिए काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे करते करते इन्होंने इसको बनाया, विटी फीड को। लेकिन एक दिन अचानक, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से ये वेबसाइट को प्रमोट करते थे, अचानक फेसबुक ने पेज हटा दिया इनका, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने कहा गड़बड़ है, सही नहीं है, हटा दिया। रातों रात जैसे कि सब खत्म हो गया, है ना। और क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समय तक सैलरीज दी फिर, लेकिन कब तक ऐसा कर सकते थे। तो फिर ये लगा कि क्या ये ख़त्म है, यही अंत है। 4 महीने तक ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाली जो फीलिंग आती है, आपने अपनी जान लगाकर एक कंपनी खड़ी की है। तो जो थॉट विनय को आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो कंटेंट और मीडिया तो किया, ये हालत हो गई, रातों रात सब खत्म, अब क्या। और वहाँ से जो जंप लिया, या जो एक नई शुरुआत इन्होंने की, स्टेज, ये इनका सेकंड वेंचर है। दूसरा विटी फीड जो कि रातों रात बंद हो गया। इन्होंने कहा नहीं, ख़त्म तो नहीं हो सकता। और आज की तारीख में स्टेज के को फाउंडर ये हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्थानीय भाषाओं में जो मनोरंजन है वो दिया जाता है ना। ये कई बार कहते हैं हरियाणा का नेटफ्लिक्स है, तो वो दिया जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। और बहुत अच्छा फॉलोअरशिप हो गई है, बहुत सारे लोग हैं, जो इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। 300 करोड़ की कंपनी है आज की तारीख में। ये भी बंद होने वाली स्थिति में आ रही थी, लेकिन वहाँ से 300 करोड़ की कंपनी इसको बनाना, ये विनय सिंघल ने किया है। तो बात ये है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के लिए कई उतार चढ़ाव आते हैं। आपको नहीं पता क्या हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है। फेसबुक ने रातों रात पेज हटा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हो, पर ये आपके हाथ में नहीं है। तो जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आगे बढ़ रहे होते हो आप, जैसे कि विनय बढ़ रहे थे विटी फीड के साथ में, ऐसा लग रहा था बस बहुत बढ़िया,
पसंदीदा चीज़, कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंटेंट बनाना, वेबसाइट्स, पसंदीदा चीज़, आगे बढ़ रहे हो सफलता की ओर, और सडनली ये हो जाए, अचानक इस तरह की चीज़ हो जाए। ये समझना ज़रूरी है कि खाली बिजनेस का निर्माण करना, उसको सफल बनाना, पैसा कमाना, आय आए, लोग बढ़ें, ये नहीं। इसीलिए जब हम फ़र्क देख रहे थे एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय में, तो हमने बात की थी जोखिम भी ज़्यादा है ना, जॉब सिक्योरिटी भी थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि वो निर्भर करता है आपके व्यवसाय की सफलता पर। जब अचानक इस तरह से कुछ हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ काम क्या आता है, आपकी मानसिकता, कि ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का अंत नहीं हो सकता। वो मानसिकता थी, इसलिए विटी फीड के बाद स्टेज को खड़ा किया, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया। क्या महसूस कर रहे हो, क्या देख पा रहे हो अपने लिए, उसका नोट ज़रूर बनाना। चाहो तो जाकर के वापस से सर्च करना, इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि लगता बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी किस तरह से होती है, क्या जर्नी होती है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, और उसमें कैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये था विनय सिंघल का उदाहरण। चलिए चलते हैं अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ, और ये आपको चौंका देने वाली है। हो सकता है आपने सुना भी हो, तो ध्यान से देखिए। तिलक मेहता 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में, जब ये आई थिंक क्लास 8 में थे, ये उद्यमी बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए। और जैसा आप देख रहे हो, ये फाउंडर हैं पेपर एंड पार्सल्स के। तो इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि कुछ मुंबई के दूसरे कोने से इनको कुछ किताबें चाहिए थी उसी दिन, पर वो तो पॉसिबल नहीं था, कहाँ से कैसे लाएं वहाँ से। और पापा का वेट कर रहे थे, बट पापा काम में इतने बिजी कि वो लेट आए या नहीं ला पाए। तो इनको लगा कि ये तो कैसे वर्क करेगा, और कुरियर के जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा, शायद किताब की कॉस्ट से भी ज़्यादा। तब इनका दिमाग ठनका और इन्होंने कहा कि ऐसी एक कुरियर लॉजिस्टिक्स कंपनी का निर्माण होना चाहिए, जहाँ पर सेम डे, उसी दिन में हम कोई भी पार्सल है वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सके। कुरियर कंपनी पर रिलाई करने की, उनके भरोसे रहने की ज़रूरत ना पड़े। और तब निर्माण किया इन्होंने पेपर एंड पार्सल्स का, जो हमने बात की थी कंपनी। और क्या किया इन्होंने, बड़ी खूबसूरत चीज़, मुंबई के डब्बा वाला, सबने सुना होगा डब्बा वाला के बारे में, है ना। वो जो डब्बा वाला का नेटवर्क है वो इन्होंने यूज़ किया, जो लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं, वो नेटवर्क इन्होंने यूज़ किया ताकि सेम डे डिलीवरी हो सके। जो छोटे छोटे पार्सल हैं, किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी दूसरे आइटम है, वो नेटवर्क को कैसे यूज़ करके सेम डे डिलीवरी हो सके। और कुछ साल पहले ये 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस भी कर गए। टेडेक्स स्पीकर हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता है। पर ये है, तो कल्पना कीजिए एक छोटी सी, अब यहाँ हम क्या सीख सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा अनोखा जुबेदार आइडिया होना ज़रूरी नहीं है। आपके इर्द गिर्द कुछ घट रहा है, कोई समस्या है, जैसे कि तिलक ने देखा, अरे मुझे आज किताबें चाहिए, वो किताबें मुझ तक पहुँच ही नहीं रही, पापा को नहीं बोल सकता, वो कब आएंगे, थके हुए आएंगे, कुरियर के चार्जेस ज़्यादा हैं, क्या करूँ। और वहाँ वो गैप जो था, वो ज़रूरत जो थी, वो उनका आइडिया बनी और 100 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी खड़ी हो गई है। कितनी अद्भुत बात है। पर अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मात्र 13 साल की उम्र में अपने मामा के साथ इन्होंने ये कंपनी शुरू की। क्या चल रहा है अभी जहन में, ये देख करके। और अब जो आखिरी सक्सेस स्टोरी है जिसको मैं आपके सामने लाने वाली हूँ, ये भी एक बहुत चौंकाने वाली है। और आप कहेंगे कि अच्छा, ये भी एक आइडिया हो सकता है। तो ये है स्टोरी तृष्णीत अरोरा की। ये फाउंडर हैं टैक्स सिक्योरिटी के। अब तृष्णीत को कोई इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में, पढ़ाई में। 8वीं कक्षा में ये फेल हो गए और फिर ड्रॉप आउट कर दिया इन्होंने कि पढ़ाई मुझसे नहीं हो सकती। लेकिन शुरू से ही इनका रुझान, इनकी रुचि थी कंप्यूटर्स में,
है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग में बहुत माहिर थे। अब उन्होंने इसको एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अच्छे दिशा में प्रयोग किया। तो क्योंकि रुचि थी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट था सब में, तो इन्होंने टैक्स सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का निर्माण किया 2013 में, और उसका उद्देश्य ये था कि कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी दे पाएं, क्योंकि डेटा थेफ्ट, आपको पता है साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, डेटा चुरा लेते हैं। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े हैं, और इन कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की सेवाएं ये प्रदान करने लगे। और इतना बड़ा क्लाइंट बेस इनका हो गया, जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, पुलिस के जो विभाग हैं अलग अलग, कई सारे निगम हैं, बहुत अच्छा क्लाइंट बेस इनका बन गया, जिनके साथ ये काम करने लगे, ये सर्विसेज, सेवाएं ये देने लगे साइबर सिक्योरिटी की। कई सारे पुरस्कार इनको मिले, इनके काम के लिए इनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। और फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की जो लिस्ट है 2018 की, उसमें भी इनका नाम आया है। ये एक ऑथर हैं, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के, और एक स्पीकर भी हैं, वक्ता हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पर इनको बुलाया जाता है। अब आप सोचिए, 8वीं फेल, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, अक्सर आप ये सुनेंगे, अरे करेगा क्या ज़िंदगी में, आगे करना क्या है, बढ़ेगा कहाँ पर। वहाँ से एक इंसान जो कि स्पीकर है, कई प्लेटफॉर्म्स पे जाकर बोलते हैं, वक्ता हैं, ऑथर है, किताबें लिख चुके हैं, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनको केटर करते हैं, जो इनकी लिस्ट में हैं। ये सिर्फ किस लिए? क्योंकि जो रुचि थी, जो इंटरेस्ट था, उसमें इतना बढ़िया किया। हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी इंटरेस्ट था, उस पर इतना काम किया कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतने बढ़िया हैं उसमें कि ये सर्विसेज देते हैं, और कंपनियां कोई भी कीमत देने को तैयार है, क्योंकि उस डेटा की अहमियत है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये समस्या आपके इर्द गिर्द ही है, तो आपकी लाइफ केवल पढ़ाई पर ख़त्म नहीं हो जाती है। क्या आइडिया है, वो क्या ज़रूरत है, और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका कौशल है, आप बहुत बढ़िया हैं, आपकी रुचि है, आपका मन है, आप तन मन धन से उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या संभावनाएं उद्यमिता आपके लिए लेकर आ सकती है। मैं आशा करती हूँ ये 5 सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ जो आपने देखी, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड हैं। ऐसे बहुत सारे और केस आपको मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जहाँ पढ़ाई या क्वालिफ़िकेशंस उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्माण किया व्यवसाय का, और वहाँ लगे रहे। हम ये पार्ट आज देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जो सहनशीलता है, जो पेशेंस है जिसके साथ वो आगे बढ़ते रहे, वो हमें नहीं पता। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगी कि इन 5 लोगों के बारे में, या और कोई भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, ये देखिए उनकी जर्नी कैसी है, क्या उतार चढ़ाव उससे वो गुजरे। उससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी, और आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि क्या क्या होता है, कितना जोखिम है, और लेकिन संभावनाएं क्या क्या हैं। मैं आशा करती हूँ ये इंस्पायरिंग रहा, आपको समझ आया, और अगले भाग में हम मिलेंगे नए सामान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।